नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने अधिगम चल रहा था टॉपिक और अधिगम में पढ़ रहे थे अपन अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के जो सिद्धांत है उन अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात अपने हो रही थी। अर्थात अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। इन व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अभी तक अपने जिन सिद्धांतों की बात हो चुकी वो अपन ने पढ़े अभी तक। एक तो सिद्धांत पढ़ चुके अपन सबसे पहले थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक का सिद्धांत अपने कंप्लीट हो चुका। दूसरा सिद्धांत अपन पढ़ चुके पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो तीसरा सिद्धांत कल अपन ने पढ़ा था, स्किनर का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत जो है व्यवहारवादियों की श्रेणी में आते हैं। इन तीनों की अपन बात कर चुके हैं। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिद्धांत पढ़ रहे हैं हल का सिद्धांत। हल जो है सी एल हल, उस सी एल हल के द्वारा सिद्धांत दिया गया था कौन सा, पुनर्बलन का सिद्धांत। उस सिद्धांत की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, सी एल हल जो महोदय हैं, इस हल के द्वारा सी एल हल के द्वारा सिद्धांत दिया गया था कौन सा, न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत। न्यूनतम आवश्यकता अर्थात ऐसी आवश्यकता जिसके बिना व्यक्ति या प्राणी का काम नहीं चल सकता हो, उसको न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। इस न्यूनतम आवश्यकता के सिद्धांत में इस सी एल हल के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति जो होता है ये व्यक्ति उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखता है, लेकिन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया तभी होती है जब उसको आवश्यकता होती है। अतः सी एल हल का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एक नियम बताया गया है, प्रभाव का नियम। अर्थात थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, इस थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, इस नियम पर यह सिद्धांत आधारित है। साथ ही इसमें पावलोव का जो सिद्धांत है, इस पावलोव के सिद्धांत से स्थानांतरण का नियम को भी शामिल किया गया है। यहाँ बात की जाए तो सी एल हल का सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से संबंध पर आधारित सिद्धांत माना जाता है। देखो, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया और पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया। हल महोदय के द्वारा यह कहा गया कि उद्दीपन और जो अनुक्रिया होती है, उस उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है, इस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में बंध तभी होता है जब व्यक्ति को क्या होती है, आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के कोई भी व्यक्ति सीखने की क्रिया नहीं करता। इसीलिए इसको न्यूनतम आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस हल महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया कि अगर थॉर्नडाइक महोदय इनके जो 8 नियम हैं, इस 8 नियमों में एक नियम न्यूनतम आवश्यकता का अगर जोड़ देते तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत विश्व का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत होता। ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया हल के द्वारा। अब देखो, ये हल महोदय है, इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया इसको अपन विस्तार से यहाँ पर पढ़ते हैं। इस सिद्धांत की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं जो किसके द्वारा दिया गया, हल महोदय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। हल के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत, इसके दो नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला नाम देखिए, नाम लिखा हुआ है पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, सी एल हल के द्वारा। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि पुनर्बलन पर जोर किसने दिया, पुनर्बलन की व्याख्या किसने की, तो यहाँ पर नाम आ जाता है स्किनर का सिद्धांत। अपन पहले पढ़ चुके हैं। और पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले कौन थे, क्लार्क लाइव हल। इसी सिद्धांत को बोला जाता है चालक न्यूनता का सिद्धांत। ये चालक क्या होता है, चालक को बोला जाता है ड्राइव। जो आवश्यकता महसूस होती है किसी चीज़ की, और वो आवश्यकता जो होती है उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो अंतर्नोद अंदर का बल काम करता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे आपको क्या लगी, भूख लगी, भूख के कारण किसकी आवश्यकता महसूस हुई, भोजन की आवश्यकता महसूस हुई, और इससे भोजन प्राप्त आपको हुआ। तो यहाँ पर जो भूख है, ये भूख क्या कहलाएगी, चालक। इसी को क्या कहा जाएगा, अंतर्नोद, और इसी को क्या कहा जाएगा, प्रणोद।
अतः इस सिद्धांत को नाम दे दिया जाता है चालक न्यूनता का सिद्धांत, और इसी को कहते हैं आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत। देने वाले कौन थे? क्लार्क लाइवहल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले वो दिया था 1915 में, जिनकी पुस्तक का नाम था व्यवहार के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद में इन्होंने पहला जो संशोधन किया 1942-43 में किया, और अंतिम संशोधन 1952-53 में किया, जो प्रकाशन में आया कब? 1954 में। प्रयोग किया था इन्होंने किस पर? चूहे पर। चूहे पर क्या प्रयोग किया उसको देखिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। जो चूहा था उस चूहे को इन्होंने एक बॉक्स में इस प्रकार से बंद कर दिया। ये बॉक्स जो है दो भागों में बटा हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने चूहे को इस जगह इस बॉक्स में बंद कर दिया। ये जो चूहा था, इस चूहे को भूख लगी, और भूख लगने के कारण भोजन की जो आवश्यकता थी वो महसूस हुई। चूहे ने उछल कूद किया, और उछल कूद करते हुए और अंतिम प्रयास में यहाँ आकर कूद जाता है, और यहाँ पर इसको किसकी प्राप्ति होती है? भोजन की प्राप्ति होती है। तो ये जो भोजन है इस चूहे के लिए क्या किसका कार्य कर रहा है? प्रभाव का कार्य कर रहा है, परिणाम का कार्य कर रहा है। तो चूहा इधर कूदना तभी सीखता है जब इसको क्या थी? आवश्यकता थी। दूसरा जो स्टेप में इन्होंने प्रयोग किया, तो उस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि पहले घंटी बजाई, और घंटी बजाकर करंट प्रस्तुत किया गया, करंट लगाया गया। किसमें? इस चूहे के ऊपर। घंटी बजते ही इसको करंट लगे और उछल कूद करने लगे, तो इसका अनुबंधन हो जाता है किससे? घंटी से, और घंटी नहीं बजती उससे पहले चूहा कूद के इधर आ जाता है भोजन के पास में। इस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया कि जब चूहे को आवश्यकता थी, जब चूहे के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? चालक उत्पन्न हुआ, तो चूहा कूदना सीख जाता है। अतः प्रयोग किस पर करते हैं? ये चूहे पर प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें कि इनका आधार वाक्य क्या है। देखो, अभी तक के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करवाते अनुबंध करवाया जाए तो बालक सीख जाता है या व्यक्ति सीखता है। इन्होंने ये कहा कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होती है। जहाँ तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होगी वहाँ तक वह किसी भी कंडीशन में नहीं सीख सकता है। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं सीखेंगे। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, अभी मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, इस मनोविज्ञान से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मनोविज्ञान आप पढ़ोगे नहीं। मनोविज्ञान से आपके अगर नंबर आ रहे हैं और उससे आप नौकरी तक पहुंच रहे हो, तो आपकी आवश्यकता आपको मनोविज्ञान पढ़ने के लिए क्या कर रही है? मजबूर कर रही है। नहीं चाहते हुए भी आपको मनोविज्ञान पढ़ना पड़ रहा है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक शक्ति कम हो जाती है। यानी मान लीजिए किसी को भोजन की आवश्यकता है, और भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता कब होगी? जब व्यक्ति को क्या लगेगी? भूख। अर्थात भूख किसका कार्य कर रही है? यहाँ पर चालक का कार्य कर रही है। अब बताइए, किसी को भोजन मिल गया तो भूख अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात चालक जो है वो चालक की शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो भोजन नहीं मिला तो चालक जो है वो क्या हो जाएगा? क्रियाशील हो जाएगा, चालक की शक्ति बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर अपन समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को नौकरी की जितनी अधिक आवश्यकता होती है वो उतना ही अधिक प्रयास करता है, और जिनको नौकरी की कम आवश्यकता होती है उनके प्रयासों में क्या रह जाती है? कमी रह जाती है। अतः व्यक्ति तभी सीखेगा जब उसको क्या होगी? आवश्यकता होगी। बिना आवश्यकता के कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं सीख सकता। इसीलिए इन्होंने कहा था कि अगर थॉर्नडाइक महोदय अपने 8 नियमों में एक नियम और जोड़ देते आवश्यकता का, तो वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत होता। क्यों? क्योंकि बिल्ली जो थी, थॉर्नडाइक की बिल्ली, उसको क्या दिखाई दिया? मछली का टुकड़ा। अब वो मछली के टुकड़े को क्यों प्राप्त करना चाह रही थी? क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता थी, उसको भूख लग रही थी। अगर मान लो बिल्ली जो है वो बिल्ली पहले से उसका पेट भरा होता तो वह पिंजरा खोलने की कोशिश करती क्या? नहीं करती। अतः आवश्यकता ही आविष्कार की क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। ये कौन स्पष्ट करते हैं? CL हल महोदय स्पष्ट करते हैं। तो देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है मित्रों, इसको देखिए आप इधर। हल महोदय के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पुनर्बलन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत। इंग्लिश में आप नाम याद रख सकते हो, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ड्राइव रिड्यूशन और नीड रिड्यूशन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रतिपादक कौन है इसके? हल महोदय। पुस्तक कौन सी थी? व्यवहार के सिद्धांत।
15 में ही दे दिया था सिद्धांत, लेकिन बाद में बार बार इसमें क्या हुए, संशोधन हुए। था किसी किताब में 54 लिखा हुआ मिलता है, किसी में 40 लिखा हुआ मिलता है। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ मतभिन्नताएं मिलती है। आधार वाक्यता सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होता है। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती है, ना होने पर क्रियाशीलता बनी रह जाती है। अब देखो आगे बात करें अपन, इस सिद्धांत से संबंधित अन्य बिंदु कौन कौन से हैं। मैंने अभी समझाया था आपको, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम तथा पावलोव के नियम पर आधारित है। यानी थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम और पावलोव का जो नियम है, उस पावलोव के नियम पर आधारित सिद्धांत इसको माना जाता है। यह सिद्धांत 17 स्वयं सिद्धियों यानी कि नियमों पर, 17 उप सिद्धांत यानी उप नियमों पर और 133 प्रमेय को आधार बनाकर किया गया। यानी जो हल महोदय है, हिल हल महोदय ने स्वयं 17 बार प्रयोग किए, इसलिए इसको कहा स्वयं सिद्धि नियम। 17 दूसरे नियमों को आधार बनाकर क्या किया, प्रयोग किया, और टोटल 133 प्रमेय इसको प्रस्तुत की गई। तो इसमें ध्यान रखना, थॉर्नडाइक के नियम और पावलोव के नियमों पर आधारित उपनियम लिए, और यहाँ लिखा हुआ है ना 17 स्वयं सिद्धि नियमों, 17 उप सिद्धांत और 17 प्रमेय के आधार पर यह आधारित है। इसीलिए 17 नियम, 17 उपनियम और 133 प्रमेय पर आधारित होने के कारण इस सिद्धांत का नाम हो जाता है गणितीय निगमन सिद्धांत। गणितीय निगमन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, गणितीय निगमन सिद्धांत। प्रश्न पूछा जाता है गणितीय निगमन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर आ जाता है कौन सा, थॉर्नडाइक के द्वारा। अब देखो इस थॉर्नडाइक के द्वारा यह कहा गया कि जो सीखा जाता है वो किसके द्वारा सीखा जाता है, आवश्यकता के द्वारा सीखा जाता है। तो यहाँ एक सूत्र दिखाई दे रहा हो आपको, SOR सूत्र को स्वीकारा। एस यानी क्या होता है, स्टिमुल्क, ओ यानी क्या होता है, ऑर्गेनिक, आर यानी क्या होता है, अनुक्रिया। अतः इसको नाम दिया गया उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत। अभी तक इस प्रकार के 3 बॉन्ड हो गए आपके। इससे पहले पढ़ा था अपन ने एक तो SR थ्योरी या बॉन्ड, बताओ किसने दिया था SR थ्योरी, ये दिया गया था किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। इस थॉर्नडाइक के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया। अगर इसको RS लिख दें तो RS बॉन्ड किसने दिया था, RS बॉन्ड दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था साहब स्किनर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, देखो SOR थ्योरी, SOR बॉन्ड, और SOR बॉन्ड किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया Cl हल के द्वारा। तो ध्यान रखना SOR बॉन्ड को देने वाले जो विद्वान थे वो कौन है, Cl हल। इन तीनों को अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। एक तो कौन सा SOR बॉन्ड, एक कौन सा RS बॉन्ड, और एक कौन सा SOR बॉन्ड। तो ये सिद्धांत दिया। दूसरा सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, देखो B बराबर D एंड इंटू हैबिट। B का मतलब बिहेवियर यानी कि व्यवहार। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो उसके चालक, ड्राइव का मतलब होता है चालक, और उसकी आदत के ऊपर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसका अंदर का ड्राइव उसको प्रेरित करता है, और जैसी उसकी क्या होती है, आदत होती है। तो यहाँ पर 2 सूत्र याद रखे आपने, B बराबर D एंड H इंटू H और SRO सूत्र। अब देखो इस सिद्धांत में स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया कि व्यक्ति की मनोदशा, नंबर 1 पर लिख सकते हो आप मनोदशा, नंबर 2 पर लिख सकते हो आपकी आवश्यकता, नंबर 3 पर लिख सकते हो व्यक्ति की रुचियां, और नंबर 4 पर लिख सकते हो व्यक्ति के लक्ष्य को महत्वपूर्ण माना। किस सिद्धांत के अनुसार, Cl हल के सिद्धांत के अनुसार। तो बताइए साथियों, Cl हल कहाँ के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। सिद्धांत कब दिया था, 1915 में दिया था। किनके नियमों पर आधारित है, लिखा हुआ है ना सामने, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम और पावलोव के नियमों पर आधारित है। 17 स्वयं सिद्धियों, 17 उपसिद्धियों, 33 प्रमेयों पर आधारित इसको माना गया है।
SOR सूत्र दिया गया और इसने B बराबर D इंटू H सूत्र दिया गया। अब इस सिद्धांत के बारे में अपन समझते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो उस व्यक्ति की आवश्यकताएं का संतुलन होता है, यानी शरीर की संतुलन की जो स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। शारीरिक संतुलन, यूँ समझ लीजिए कि आप हो, ये आपका शरीर है और स्वयं के शरीर के ऊपर इसकी कल्पना करते हुए इसको अपन समझते हैं। शारीरिक संतुलन की अवस्था की पहली स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जैविक आवश्यकता जैसे कि भूख, प्यास, नींद द्वारा की उत्पत्ति से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। यानी आपको भूख लगी, बहुत ही खतरनाक भूख लगने से आपका शारीरिक संतुलन बिगड़ गया और भूख आपके लिए किसका कार्य कर रही है? चालक का काम कर रही है। भूख लगते हैं आपको भोजन प्राप्ति के लिए प्रयास आपके बढ़ जाते हैं और जो है खाना प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाते हो। तो यहाँ पर किसकी उत्पत्ति होती है? चालक की उत्पत्ति होती है, ड्राइव की उत्पत्ति होती है, अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है, जो आपको जिसकी कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे भूख लग रही थी, अब भूख में चालक को क्या कहते हैं? प्रणोद। इसी को क्या कहते हैं? ड्राइव की आंतरिक अवस्था कितनी ज़्यादा है वह आपको प्रेरित करेगी। भूख लगी और भूख के कारण चालक उत्पन्न हुआ, प्राणी को लक्ष्य निर्देशित दिया जाता है, व्यवहार ये तो अभिप्रेरित करती है कौन? चालक। जैसे भूख लग रही है और खाना प्राप्ति के लिए आपको यह प्रेरित कर रहा है। लक्ष्य निर्देशिका व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि हेतु कार्य करना, इससे आपको भोजन प्राप्त हो गया। वहाँ तो भूख लग रही थी, भोजन प्राप्ति के लिए प्रयास किया यानी चालक, और यहाँ पर किसकी प्राप्ति हो गई? भोजन की। तो चालक में क्या आ जाएगी? कमी, यानी भूख में क्या आ गई? आपके कमी। चालक क्या लेके चल रहे हैं अपन? उदाहरण के तौर पर यहाँ पर चालक लेके चल रहे हैं अपन यहाँ पर भूख, ये भूख आपका चालक है। यहाँ पर जैविक आवश्यकता में आपके क्या उत्पन्न हो रही है? भूख, यूँ समझ लीजिए। और यहाँ पर भूख की ये जो भूख है किसका काम कर रही है? चालक का। और ये किसके लिए कोशिश कर रही है? भोजन प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करना। और भोजन यहाँ पर मिल गया तो आपकी किस में कमी हो गई? भूख में। आवश्यकता की संतुष्टि, भोजन की प्राप्ति या पानी पी लेना यहाँ पर पूरी हो गई और पुनः शरीर क्या आ गया? संतुलन में आ गया और ये शारीरिक संतुलन की स्थिति में चला गया। इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में एक चक्र बन जाता है। अपन ने उदाहरण भूख का लिया, दूसरा प्यास का भी ले सकते हो। प्यास की कमी, चालक, फिर पानी के लिए प्रयास किया, फिर पानी के लिए प्रयास करते हुए पानी प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पर चालक में कमी आई और यहाँ पर आपका शरीर क्या हो गया? संतुलन। ऐसे ही नींद, थकान के कारण नींद चालक का काम कर रही है, फिर सोने के लिए आप कोशिश करते हो, फिर सोते ही आपका क्या हो गया? शरीर संतुलन में आ गया। भूख, प्यास, नींद, ऐसे ही काम जिसको अपन सेक्स कहते हैं उसकी भी शरीर को क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है और ये संतुलन बना रहता है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि चालक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है और चालक जो है ये चालक कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के व्यक्ति में चालक उत्पन्न नहीं होता। तो इस सिद्धांत के मूल में देखा कि व्यक्ति को पहले क्या होगी? आवश्यकता। आवश्यकता के कारण व्यक्ति में क्या उत्पन्न होगा? चालक, जिसके कहते हैं अपन ड्राइव। और चालक से जब वो प्राप्त हो जाता है तो फिर उससे क्या प्राप्त होता है? प्रोत्साहन। तो देखो, आवश्यकता जिसको क्या कहते हैं? नीड, चालक जिसे ड्राइव, और प्रोत्साहन यानी प्राप्ति। आवश्यकता किसकी है? भोजन की। भोजन की आवश्यकता है तो भोजन की कमी से उत्पन्न क्या होती है? भूख। और जब भोजन मिल जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? प्रोत्साहन, यानी भोजन की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो जाती है। तो इस आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति कोई भी कार्य तभी करेगा जब उसको आवश्यकता होती है। अब इस सिद्धांत के नाम देखिए साहब, इसको नाम दिया गया पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का ही दूसरा नाम है प्रबलन। पुनर्बलन को ही कहते हैं सबलीकरण। ये तो तीनों नाम एक ही हो गए, पुनर्बलन, प्रबलन, सबलीकरण। चालक की कमी यानी चालक न्यूनता, चालक को ही बोलते हैं अंतर्नोद। न्यूनतम आवश्यकता जिसके बिना काम नहीं चले,
और इसी को नाम दिया गया SOR बॉन्ड। गणितीय निगमन क्यों कहते हैं ये बात अपन ने की, और इसी को नाम दे दिया गया व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। इस प्रकार से ही हो जाते हैं इस सिद्धांत के नाम, और फिर बात करते हैं इसके शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थियों से करवाई जाने वाली गतिविधियों में विद्यालय की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। यानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और पढ़ाने से संबंधित जो भी प्रकरण या जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक की आवश्यकता महसूस करवाई जाए बच्चों को, तो बालक उसको पूरा मन लगा के पढ़ेगा। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले ये देख लें कि जो पाठ्यक्रम है वो बालकों के लिए उपयुक्त है या नहीं है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं करता है। विद्यालय बनाने से पहले बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इस आधार पर यह सिद्धांत 2-3 चीज़ों को स्पष्ट करता है। तो देखो, सिद्धांत की बात करें अपन, तो सिद्धांत यहाँ से अपने शुरू किया गया था, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। थोड़ा साइड में हो जाता हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सके और देख भी सके। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया कि जो हल है, इस हल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था, और इन्होंने न्यूनतम आवश्यकता के महत्व को स्पष्ट करते हुए सिद्धांत दिया। प्रतिपादक कौन थे? हल महोदय थे, और प्रथम बार 1915 में यह सिद्धांत दिया था व्यवहार के सिद्धांत नामक पुस्तक में, यानी प्रिंसिपल बिहेवियर पुस्तक में। और इन्होंने संशोधन 1942-43 में और 53-54 में किया। प्रयोग किस पर किया गया था? चूहे पर। आधार वाक्य क्या था? कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होता है। आगे बात की थी अपन ने इसमें, इससे संबंधित सिद्धांत में, कि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत पावलोव और थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। इस सिद्धांत 17 नियमों, 17 उपनियमों और 133 प्रमेयों पर आधारित है। सूत्र दिया था बिहेवियर बराबर, बिहेवियर यानी व्यवहार किसका प्रतिफल होता है? चालक और हैबिट का प्रतिफल होता है। मनोदशा, आवश्यकता, रुचियों आदि पर जोर इन्होंने दिया। इस प्रकार से शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती है। ये इसके नाम थे, ये इसके उपयोग थे। तो ये सिद्धांत था आपके कौन सा? CL हल का सिद्धांत। एक सिद्धांत आपके NCERT की किताब में लिखा हुआ है, उस सिद्धांत को अपन यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं गया है, लेकिन पूरी तरह से पूछने की आवश्यकता है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न नहीं पूछा गया है वहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी उम्मीद बनती है। देखो यहाँ शब्द लिखा हुआ है अधिगम, और यह है असहायपन। अधिगम असहायपन का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब सीखना, अर्थात जो पहले से सीखा हुआ है उस सीखे हुए को प्रकट नहीं कर पाए, यानी सीखा हुआ जो कार्य है उस सीखे हुए कार्य को जब बालक प्रकट नहीं कर पाए उसे कहा जाता है अधिगम असहायपन, यानी कि अर्जित निस्सहायता। जो सीखा हुआ है उसको प्रकट नहीं कर पाना। इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है लर्नेड हेल्पनेस, यानी सीखा हुआ तो है लेकिन सीखे हुए को आप प्रकट नहीं कर पाते हो, खुद को ही पता नहीं है कि मेरे से ये होगा या नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? अधिगम असहायपन या फिर अर्जित निस्सहायता कहा जाता है। यह प्रयोग किया गया था सेलिगमैन और मेयर के द्वारा 1967 में। और प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कितने चरणों में प्रयोग किया था? 2 चरणों में। तो प्रथम चरण जो था, इस प्रथम चरण में अनुकूलित अनुक्रिया पर आधारित प्रयोग किया था। अनुकूलित अनुक्रिया पर आधारित प्रयोग अर्थात किस सिद्धांत से संबंधित था? पावलोव के सिद्धांत से संबंधित यह प्रयोग इन्होंने किया। दूसरा चरण जो होता है इसमें क्रिया प्रसूत पर आधारित प्रयोग किया। और क्रिया प्रसूत प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? स्किनर के द्वारा किया गया था। तो देखो, अधिगम असहायपन की अपन बात यहाँ पर कर रहे हैं। अधिगम असहायपन ने अपन ने अभी पढ़ा कि अधिगम असहायपन क्या होता है। अधिगम का अर्थ तो क्या होता है? सीखना। और असहायपन का अर्थ क्या होता है? सीखे हुए को प्रकट नहीं करना, ये इसका अर्थ होता है। बात यहाँ पर कर चुके अपन, ये किसके द्वारा दिया गया था, और ये तो सारी बात अपने अभी यहाँ पर हो चुकी। अधिगम असहायपन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो दिया गया था अभी पढ़ा अपन ने, सेलिगमैन और मायर के द्वारा यह प्रयोग दिया गया, और इसको कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में।
प्रयोग में क्या स्पष्ट किया गया इसको समझ लेना। अपन बात करते हैं कौन से चरण स्पष्ट की। इस चरण स्पष्ट का जो प्रयोग है ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव का सिद्धांत था कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग जो किया गया था वो कुत्ते पर किया गया। यूँ समझ लीजिए कि ये एक पिंजरा है, ये थोड़ा ऊंचा है और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर किसको बंद कर दिया? यहाँ पर बंद कर दिया कुत्तों के कुछ समूह को, 3-4 कुत्तों। इन कुत्तों का कौन सा? ए समूह। इस पर बंद करके इन्होंने क्या किया? यहाँ पर पहले तो घंटी बजाई और घंटी बजाकर फिर क्या किया? घंटी बजाकर यहाँ पर ये आघात प्रस्तुत करते हैं। यानी पहले घंटी बजाते हैं और फिर क्या करते हैं? विद्युत आघात प्रस्तुत किया जाता है। कैसा प्रस्तुत किया जाता है देखो, उसको अपन समझते हैं। देखिए, घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाकर विद्युत आघात प्रस्तुत किया जाता है। घंटी बजाई और घंटी बजाकर क्या छोड़ा गया? करंट छोड़ा गया। इसमें इसको वापिस एक बार नए पेज लेकर उस पर समझते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है ताकि वो समझ में आ जाए अपने अच्छी तरह से। उसकी बात अपन यहाँ पर करते हैं। वो पहले वाला जो था वो शायद गायब हो गया, इसी को अपन नए पेज पर लिख लेते हैं। देखिए साहब, बात कर रहे थे अपन किसको? अधिगम असहायपन की। अधिगम असहायपन। अधिगम असहायपन अर्थात जो सीखा है उसको प्रकट नहीं किया जा सके, इस प्रयोग को नाम दिया जाता है अधिगम असहायपन। दिया गया था किसके द्वारा? सेलिगमैन और मेयर के द्वारा ये प्रयोग किया गया। सेलिगमैन एवं मेयर। सेलिगमैन और मेयर के द्वारा ये जो प्रयोग किया गया था ये 1967 में किया और प्रयोग किया गया था किस पर? कुत्तों के 2 ग्रुप पर। कुत्तों के 2 ग्रुप पर यह प्रयोग किया गया। कुत्तों के 2 ग्रुप पर प्रयोग किया गया। देखो किस प्रकार से 2 चरणों में इस प्रयोग को किया गया। बात करते हैं अपन किसकी? चरणपष्ट की। तो चरणपष्ट का जो प्रयोग था ये चरणपष्ट का प्रयोग पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था। पावलोव के सिद्धांत से संबंधित। और दूसरा प्रयोग जो है वो दूसरा प्रयोग जो था वो प्रयोग था स्किनर के सिद्धांत से संबंधित। तो पावलोव के सिद्धांत से संबंधित जो प्रयोग है इसमें क्या किया इन्होंने? कुत्तों को एक पिंजरे में बंद कर दिया और कुत्तों को पिंजरे में बंद करके पहले क्या बजाई? घंटी बजाई और घंटी बजाकर क्या पूछा गया? यहाँ पर करंट लगाया गया। तो यहाँ पर जो घंटी बजाई गई वो घंटी बजाना तो है अस्वाभाविक उद्दीपक और यहाँ पर क्या दिया गया? करंट दिया गया। यानी अनुबंधन की भाषा में ये पहले पढ़ चुके अपन, ये तो CS है और ये क्या है? UC इसको माना जाता है। अब देखो ये जो कुत्ते इस पिंजरे में बंद थे, इन्होंने जैसे ही करंट लगा बाहर निकलने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हुए बाहर निकलने का पूरा इन्होंने क्या किया? प्रयास किया, लेकिन पिंजरा थोड़ा ऊंचा था और इस ऊंचे पिंजरे में से ये कुत्ते बाहर नहीं निकल पाए और हार तक के वो बैठ गए, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि इससे बाहर निकल पाए, क्योंकि बहुत ऊंचा था। कोशिश की इन्होंने, घंटी बजी करंट आया, घंटी बजी करंट आया। इस एक ग्रुप के कुत्तों पर ये इन्होंने प्रयोग किया। फिर दूसरा जो चरण था, ये जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण के अंतर्गत इन्होंने प्रयोग किया किसका? क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या किया इन्होंने? ये जो पिंजरा था इसमें एक ग्रुप के कुत्ते जो है, इस एक ग्रुप के कुत्तों को डाला और इनके साथ में नए कुत्ते डाल दिए जो कौन से थे? बी ग्रुप के थे। लेकिन ये जो पिंजरा है इस पिंजरे को थोड़ा छोटा रखा गया जिसमें से कुत्ते उछल कूद के बाहर निकल सकते थे। अब ये जो कुत्ते थे बेचारे, इनके पहले प्रयोग किया गया था तो ये इस बड़े पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाए थे कोशिश करने के बावजूद भी। यहाँ भी वही काम किया गया कि घंटी बजाए और करंट आया। करंट जो है आते ही इन कुत्तों ने तो बाहर निकलने की कोशिश की, इन्होंने कोशिश भी नहीं की, उस पिंजरे में ही बैठे रहे।
ये जो है कोशिश करते हैं और ये कोशिश करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इनको पता था कि पहले कोशिश कर चुके और ज़्यादा कोशिश करने से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने उछलना ही स्टार्ट नहीं किया। अर्थात इनको उछलना तो आता था, अधिगम तो इनको था, लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं किया। यही अपनी लाइफ में होता है। कैसे? जैसे मान लो आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो और लंबे समय से तैयारी करने के बावजूद, बहुत अधिक पढ़ने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आप यूँ सोचते हो कि यार मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप फॉर्म तो भरते हो लेकिन आधे अधूरे मन से परीक्षा देते हो, और जो नए बच्चे होते हैं बड़े उत्साह से परीक्षा देते हैं और वह परीक्षा में पास हो जाते हैं, जबकि आप ज़रा सी मेहनत करने पर ही उस परीक्षा को पास करने वाले होते हो, लेकिन मेहनत नहीं करते हो। इसे ही कहा जाता है अधिगम असहायपन, या अधिगम होने के बावजूद भी उसको प्रकट नहीं करना। तो मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन के नज़दीक हैं, लेकिन इस एक ग्रुप वाले जानवरों की तरह आप कोशिश नहीं कर रहे हो, और नए बच्चे बी ग्रुप वालों की तरह क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? अधिगम असहायपन के नाम से जाना जाता है, जो अभी अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो अधिगम असहायपन दिया किसके द्वारा? सेलिगमैन और मायर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, छोटा सा सिद्धांत, उस सिद्धांत को अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। यह भी व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत ही आता है। सिद्धांत का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है सामीप्यता का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत। और देने वाले कौन थे? एडविन गुथरी। एडविन गुथरी जो है, ये इनके द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पुस्तक में यह सिद्धांत दिया था। जेपी हॉल्टन नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इन्होंने 1935 में क्या किया था? प्रयोग किया था। इनका जो प्रयोग था वो खरगोश पर, बिल्ली पर और 3 वर्षीय बालक पीटर पर किया गया। क्या था इनका ये प्रयोग था? इसको अपन समझते हैं। देखो नाम क्या लिखा हुआ है? समीपता का सिद्धांत। यानी अभी तक बात कर रहे थे किसकी? थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक महोदय जो है, इस थॉर्नडाइक के द्वारा सिखाया गया उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा। तो थॉर्नडाइक और पावलोव, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे, इन दोनों के सिद्धांतों का विरोध किया किसने? गुथरी के द्वारा। क्यों किया गया उसको समझना, कि इन दोनों के द्वारा भी क्या करवाया? उद्दीपन या उद्दीपक और जो अनुक्रिया है, इस उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य इन्होंने, किसी ने तो संबंध करवाया और किसी ने अनुबंध करवाया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य थॉर्नडाइक और पावलोव के द्वारा अनुबंध करवाया, और ये भी क्या कर रहे हैं? अनुबंधी करवा रहे हैं। यहाँ पर आगे जाकर इनमें अंतर आता है। इसमें गुथरी में, थॉर्नडाइक और पावलोव ने। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंध या संबंध का कारण उद्दीपक के को बार बार प्रस्तुत करना बताया, चालक को बताया। पावलोव ने इन दोनों के मध्य अनुबंध का कारण किसको बताया? बार बार क्रिया को बताया, यानी अनुबंधन को बताया। लेकिन ये उद्दीपक और अनुबंधन के मध्य, अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन का कारण किसको बताते हैं? समीपता को बताते हैं, न कि चालक को और अनुक्रिया को बताते हैं। इसीलिए इन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये कहा कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन किसके कारण होता है? समीपता के कारण होता है। इसीलिए इसको सामीप्यता का सिद्धांत नाम दिया जाता है। एकल प्रयास इसलिए कहा जाता है कि सीखने वाला एक ही प्रयास में सीख जाता है। जिस किसी चीज़ को देखता है उसका चित्र वो दिमाग में एक बार में ही कैच कर लेता है, बार बार उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एकल प्रयास का सिद्धांत बोला जाता है। अब देखो, सिद्धांत के नाम में पहला लिखा हुआ है समीपता, अनुबंधन का सिद्धांत, यानी अनुबंधन का कारण किसको बताया? समीपता को। दूसरा सिद्धांत जो है यहाँ पर स्थानापन्न का सिद्धांत, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, इस जगह ये थोड़ा लिखा हुआ गलत है। स्थानापन्न का सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत।
तीसरा नाम है उद्दीपन अनुक्रिया, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या होती है, समीपता, इसीलिए इसको उद्दीपन अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर यह समीपता नहीं आए, उद्दीपन अनुक्रिया ही शब्द आ जाए, तो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा। लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया समीपता आ जाता है तो किसके द्वारा दिया गया, गुथरी के द्वारा। एकल प्रयास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। प्रयोग का क्या है और किस प्रकार से इन्होंने इसको स्पष्ट किया, इसको देखना। बिल्ली, खरगोश, इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था, किसके आधार पर, इस पीटर नामक बालक के आधार पर। एक खरगोश था, उस खरगोश को जब खाना खाते था एक पूरा परिवार, तो उसको ऐसे पास में बैठा देते थे। एक बालक जो था, इस बालक को इस खरगोश से बहुत ज़्यादा नफरत थी, बहुत बुरा लगता था इस बालक को ये खरगोश। लेकिन जब खाना खाते तो खरगोश को पास बैठाते, धीरे धीरे खरगोश को कहाँ लेके आया, पास में लेके आए, धीरे धीरे खरगोश जो है उसको यहाँ बैठाने लगे। अर्थात इस बालक की इस खरगोश से क्या बढ़ गई, समीपता। और एक समय ऐसा आया कि बालक खरगोश को पसंद करने लग गया। यही अपने जीवन में होता है। अधिकांशतः हिंदू रीति से जब विवाह होते थे प्राचीन काल में, तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं जानते थे, लेकिन गौणा होने के बाद में जब पास साथ रहते थे, साथ रहने से समीपता के कारण उनमें प्रेम पनपता था। तो पहले प्रेम पनपता था समीपता के कारण, और आजकल इतनी समीपता होती है जिसके कारण जो प्रेम होता है वो भी टूट जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि किसी भी चीज़ से उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन होता है वो किसके कारण होता है, समीपता के कारण। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हो तो आप किताबों के समीप रहते हो, धीरे 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 उन किताबों से आपका क्या हो जाता है, अनुबंधन, और किताब पढ़ने में आपको क्या आने लगता है, आनंद आने लगता है। ये इस प्रयोग से इन्होंने स्पष्ट किया। बिल्ली पर इन्होंने क्या किया, प्रयोग किए बहुत सी बार। ऐसा कहा जाता है इस बिल्ली पर 36 बार प्रयोग किए, इसलिए इसको 36 कैट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोग क्या था इसको समझना। ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली को एक कमरे में या फिर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, इसमें कांच का दरवाजा लगा हुआ रहता है। बिल्ली जो है वो बिल्ली क्या है, इससे निकलने का प्रयास करती है यहाँ से, और बिल्ली जैसे ही इस गेट को खोलकर निकालने का प्रयास करेगी, और बिल्ली में मान लो जैसे ही उस गेट के उसका पंजा पूंछ जो भी लगती है उससे खुल जाता है, बिल्ली ऐसे घूमी और पूंछ से वो दरवाज़ा खुल गया। तो दूसरी बार भी बिल्ली ने उसको पूंछ से ही खोलने का क्या किया, प्रयास किया। अर्थात बिल्ली ने जो सीखा वो एक बार में सीख लिया, पूंछ लगने से वो खुला तो पूंछ से ही खोल रही है। फिर बिल्ली को अंदर डाला, और बिल्ली का अगर मान लो पंजे से वो खुल गया तो वो उसको पंजे से ही खोल रही है। अर्थात तो सीखने का काम क्या कर रही है, एक ही बार में कर रही है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कर दिया जाता है, एकल प्रयास के अधिगम का सिद्धांत कर दिया जाता है। यहाँ पर 3 वर्षीय बालक पीटर पर प्रयोग किया। पीटर जो है वो पीटर जोन्स नाम की आंटी को देखकर मुस्कुराता था, और वह भी उसको देखकर मुस्कुराती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस मुस्कुराने की आदत को उसने दूसरे पर स्थानांतरित किया, यानी जो सीखा उसको स्थानांतरित किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, स्थानांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सिद्धांत कौन सा है जी, सामीप्यता का सिद्धांत। एकल प्रयास का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। देने वाले कौन थे, देखो गुथरी महोदय। जेपी हार्टन के साथ मिलकर इन्होंने प्रयोग किया था। बिल्ली पर 36 बार प्रयोग किया, इसलिए 36 गेट के नाम से जाना जाता है। खरगोश पर इन्होंने प्रयोग किया, 3 वर्षीय बालक पर इन्होंने प्रयोग किया। मुख्य बात यह है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन का कारण किसको बताया इन्होंने, समीपता को बताया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समीपता का सिद्धांत कहते हैं। एकल प्रयास का अधिगम सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि जो भी सीखता है वो एक बार में ही व्यक्ति सीख जाता है। अब इसके 3 नियम निकल कर आते हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर समझना। नवीनता का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ नवीनता का सिद्धांत, अर्थात नए कार्यों को व्यक्ति क्या है, बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी कैच करता है। एकल प्रयास का सिद्धांत, यानी कि जिस किसी चीज़ को एक बार में देखता है और कैच कर लेता है वही उसको सीखने में सहायक होता है। यानी एक बार में पहले प्रयास में आसानी से व्यक्ति जो सीखता है वो लंबे समय तक उसको याद रहता है। और उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन का कारण किसको बताया इन्होंने, समीपता का। तो 3 नियम बताए, नवीनता का नियम, एकल प्रयास का नियम और समीपता का नियम। आगे जाते हैं इसकी विधियां। विधियां किसकी, देखो एक तो होती है गलत आदत। गलत आदत, तो गलत आदत जो है उस गलत आदत को छोड़ने की विधियां
आप कह सकते हो गलत आदत को छोड़ने की विधियां। और अच्छी आदत के निर्माण की इन्होंने कितनी विधियां बताई? 3 विधियां बताई। पहली विधि का नाम लिखा हुआ है देहरी विधि, सीमा विधि। देहरी यानी जिसको अपन डेहली बोलते हैं, जो किस पर लगी होती है? द्वार पर लगी होती है, इसलिए इसको द्वार विधि के नाम से भी जाना जाता है और इसको थ्रेशोल्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। देहरी या सीमा का मतलब है कि अंतिम स्टेज पर ले जाकर उसको समझाना। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ और मेरे चलते चलते ये गेट आ गया, तो ये क्या आ गई? देहरी आ गई। देहरी सीमा विधि क्या है? जैसे एक बालक को सिखाते हैं अपन, तो एक बालक जो है उसको सिखाने के लिए, छोटी कक्षा का बालक है, तो पहले उसको अपन ऐसे लाइन खींचना सिखाएंगे। लाइन खींचना सिखाने के बाद में फिर उसको अ लिखना सिखाएंगे। फिर उसके बाद में उसको आ लिखना सिखाएंगे। फिर उसके बाद में उसको म लिखना सिखाएंगे। फिर उसको आम लिखना सिखाएंगे। फिर उसको अपन एक शब्द लिखना सिखाएंगे। एक शब्द के बाद में फिर धीरे धीरे एक लाइन लिखाना सिखाएंगे। फिर लाइन के बाद में धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क अपन देने लगेंगे। अर्थात आप धीरे धीरे एक स्टेप से उसको कहाँ तक ले गए? अंतिम सीमा तक ले गए। इसी को अपन देहरी विधि या सीमा विधि के नाम से जानते हैं। जैसे एक घोड़ा जो होता है, नया घोड़ा, उस नए घोड़े के ऊपर अचानक आप सवारी नहीं कर सकते। नए घोड़े को पहले ट्रेंड करना पड़ेगा। ट्रेंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई घोड़ा है, उस घोड़े के ऊपर पहले रुमाल डालोगे उसकी पीठ पर, जो उसको धीरे धीरे सुहाने लग जाए। फिर उसका वजन बढ़ाओगे, फिर दरी के ऊपर और वजन बढ़ाओगे, फिर और वजन बढ़ाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि घोड़े के ऊपर आप चढ़कर सवारी करने लग जाते हो। जब उसकी अंतिम सीमा या अंतिम दहली तक प्रैक्टिस पहुंच जाती है, तो उसको देहरी विधि के नाम से जाना जाता है। यानी सिखाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से आपका परिचय होता है, तो एक बार में ही सारी बात नहीं मनवा सकते, पहले उसका मन जीतना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। उसी को क्या कहेंगे अपन? देहरी या सीमा विधि। दूसरी होती है थकान विधि। अर्थात ये गलत आदतों को छोड़ने से संबंधित नियम है। थकान यानी कोई भी कार्य जो सही नहीं हो उसको इतनी बार करवाया जाए, इतनी बार करवाया जाए कि व्यक्ति उससे थक कर दूर हो जाए और उसको वो छोड़ दे। जैसे एक महात्मा थे, वो महात्मा जो है, वो जब भी बाजार से निकलते उनको जलेबी खाने की इच्छा होती। अब महात्मा इधर उधर से आटा वाटा मांग के लाते, पैसे का जुगाड़ करते, जलेबी खाते। दूसरे दिन और इच्छा हो जाती। एक दिन महात्मा ने सोचा कि यार ऐसे मैं रोज़ कहाँ तक जलेबी खाता रहूँगा, तो जलेबी वाले इसका कहा कि मुझे आप जलेबी दो 2 किलो। और खा गए टूस टूस के, वो बुरी तरह से अपने पेट में भर भर कर उसको खा गए। पेट में जा ही नहीं रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसको टूस रहे थे, और खाते खाते उनके उल्टियाँ होने लग गई। और जलेबी से उनका क्या भर गया? मन भर गया। अर्थात जलेबी से वो क्या हो गए? थक गए। उस जलेबी को खाने की उनको इच्छा नहीं हुई। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो कॉपी के पेज फाड़ता है। अब कॉपी के पेज फाड़ता है, आप कह रहे हो, लेकिन वो मानता नहीं, तो उसके ऊपर खूब सारी उसके पास में रद्दी ले जाके डाल दो, उससे कहो कि इनको फाड़। फाड़ता रहे इनको, फाड़ते 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 उसका क्या हो जाएगा? मन भर जाएगा और वह कॉपी फाड़ना बंद कर देगा। अर्थात उसकी गलत आदत को किसके द्वारा छुड़ाया आपने? थकान विधि के द्वारा। एक होता है असंगत उद्दीपक विधि। असंगत उद्दीपक क्या है? जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो और बाहर से आवाज़ें आ रही है, इधर टीवी चल रही है, इधर बच्चे बोल रहे हैं, आपका पढ़ने में क्या है? मन नहीं लग रहा है। वो जो उद्दीपक आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें कहते हैं अपन असंगत उद्दीपक। लेकिन आपका इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा हो, जैसे मान लो आपको कहानियों की किताबें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको कहानी की किताब दे देना, तो उस कहानी की किताब को आप जब पढ़ोगे तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा बाहर क्या हो रहा है। अर्थात आपने असंगत उद्दीपक से क्या कर लिया? तालमेल बैठा लिया। जैसे पढ़ाई करते हैं तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप मोबाइल चला रहे होते हैं ना, तो पास वाला चाहे टीवी देख रहा हो, तेज आवाज़ में बातें कर रहा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। तो धीरे धीरे असंगत उद्दीपक से आप क्या कर लेते हो? अपना तालमेल बैठा लेते हो। इसी प्रकार से अच्छी आदतों को डाला जा सकता है। तो 3 विधियाँ, देहरी विधि, थकान विधि, और कौन सी बात की अपन ने? असंगत विधि की यहाँ पर बात की। सिद्धांत चल रहा था अपने कौन सा? समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत। देने वाले कौन थे?
एडविन गुथरी, जेपी हार्टन के साथ मिलकर प्रयोग किए थे खरगोश, बिल्ली और 3 वर्षीय बालक पर। सिद्धांत के नाम: समीपता का सिद्धांत, स्तनापन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन किसके कारण बताया उन्होंने? समीपता के कारण बताया। ये 3 नियम, नवीनता का नियम, एकल प्रयास का नियम और समीपता का नियम, इनके द्वारा बताया गया। और फिर उसके बाद में 3 विधियां, देहरी विधि, थकान विधि और असंगत विधि की बात की जाती है। तो ये आपके व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। अब अपन संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात करेंगे। तो देखो दोनों में अंतर क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। दोनों में जो अंतर है वो इस प्रकार से है। व्यवहारवादी जो है जितने भी सिद्धांत, इसमें विषय वस्तु, व्यवहार, अनुभव, अभ्यास, उद्दीपक, अनुक्रिया, विषय वस्तु, पुनर्बलन, प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पहले ही बात कर चुके हैं। अब अपने जो सिद्धांत अपन पढ़ेंगे आने वाले समय में, उसमें मानसिक क्रिया, संवेदना, सूझ, प्रत्यक्षीकरण, सूचना संगठन, आत्मानुभूति को महत्वपूर्ण महत्व दिया जाता है, यानी उन शब्दों को ज़्यादा काम में लेंगे। अधिगम, अधिगम कर्मिक रूप से तथा अभ्यास उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में यंत्रवत होता है, यानी बार बार अभ्यास करने से अधिगम होगा। ये कौन कहते हैं? व्यवहारवादी। अधिगम आकस्मिक व अवबोध सूचना में होता है, यानी सूझ उत्पन्न करने के कारण क्या होता है? अधिगम होता है। अनुबंध व पुनर्बलन को अधिक महत्व देते हैं और ये समस्या समाधान की प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व मानते हैं। कौन? संज्ञानवादी। पशु प्रयोग पर बल दिया गया और इन्होंने मानव प्रयोग पर बल दिया गया। यानी अभी तक जो सिद्धांत पढ़ रहे थे अपन, कौन से थे? व्यवहारवादी। और अब जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए निरंतर आप दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसके माध्यम से आपको प्राप्त होगा आपका लक्ष्य। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।